हाँ, नमस्ते और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम ना YouTube की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं हाँ। और बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मतलब कई कंटेंट क्रिएटर्स के मन में रहता है, ब्रांड डील्स। बिल्कुल बहुत हॉट टॉपिक है ये। अक्सर ये लगता है कि ब्रांड डील्स तो बस उन्हीं के लिए हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं। हाँ, ये धारणा तो है काफी। पर क्या ये वाकई सच है? हम्म, क्या छोटे चैनल जिनके दर्शक शायद कम हो पर बहुत लॉयल हो, वो इस रेस से बाहर हैं? यही तो सवाल है और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हमारे पास आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सोर्स है, एक वीडियो स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है ब्रांड डील्स 7 चरणीय यूट्यूब गाइड। अच्छा। और ये स्क्रिप्ट ना एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बताती है कि कैसे कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स भी ब्रांड्स के साथ मतलब ढंग से काम कर सकते हैं। ओके, तो एक प्रॉपर गाइड है ये। हाँ, तो चलिए आज इसी गाइड को खोलते हैं, इसकी परतें हटाते हैं और देखते हैं कि जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनके लिए ब्रांड डील्स को आना कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या खास है 7 स्टेप गाइड में? देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई क्रिएटर्स ना वो सब्सक्राइबर काउंट को ही सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, वही सक्सेस का मीटर बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन ब्रांड्स की सोच थोड़ी अलग होती है। अक्सर उनके लिए सिर्फ पहुंच मतलब सिर्फ रीच ही सब कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ब्रांड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही ऑडियंस तक पहुंचना। अब सोचिए, एक कोई खास टॉपिक है, मान लीजिए विंटेज ऑडियो, उस पे फोकस करने वाला 5000 लोगों का एक बहुत एंगेज्ड ग्रुप है। ओके। तो शायद वो किसी ऑडियो ब्रांड के लिए उन 1 लाख जनरल ऑडियंस वाले चैनल से ज्यादा कीमती हो सकता है ना, जिनका उस प्रोडक्ट से कोई खास लेना देना ही ना हो। सही बात है, मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद यही है, इस 7 स्टेप गाइड की बारीकियों को समझना और ये जानना कि क्रिएटर्स कैसे इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके ब्रांड्स के साथ अच्छे फायदेमंद रिश्ते बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस गाइड का जो पहला कदम है वो इसी बेसिक फर्क पर जोर देता है। स्टेप 1, अपने आला को पहचाने, ना कि अपने साइज को। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि भाई ब्रांड्स आपकी सब्सक्राइबर गिनती से ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आपके दर्शक हैं कौन। बिल्कुल सही। वही विंटेज ऑडियो वाला उदाहरण इसमें दिया है जी। कि 5000 विंटेज ऑडियो के शौकीन दर्शक किसी ऑडियो ब्रांड के लिए शायद 1 लाख जनरल दर्शकों से कहीं बेहतर हैं। हाँ, क्योंकि वो उनके पोटेंशियल कस्टमर है सीधे सीधे। करेक्ट। स्क्रिप्ट कहती है कि आपका चैनल कंटेंट आपका पोर्टफोलियो है और आपका निश आपकी स्पेशलाइजेशन है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ये जो वेल डिफाइंड निश होता है वो ब्रांड को सीधा उनके टारगेट कस्टमर तक ले जाता है। अच्छा। तो असली खेल सब्सक्राइबर गिनने का नहीं है, असली खेल है ये पक्का करना कि आपकी ऑडियंस ब्रांड के लिए एकदम सही हो। ये सिर्फ कंटेंट बनाने की बात नहीं है, ये एक खास कम्युनिटी बनाने की बात है। एकदम सही पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। नीश तय हो गया, अब क्या? स्टेप 2, एक प्रोफेशनल ब्रांड इमेज बनाना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट कहती है कि क्रिएटर्स को ना अपने चैनल को बाहर वाले की नजर से देखना चाहिए, एक तरह से ऑडिट करना चाहिए। ऑडिट? हाँ। क्या क्या देखना चाहिए उसमें? देखना चाहिए कि चैनल का बैनर प्रोफेशनल लग रहा है, वीडियो थंबनेल कंसिस्टेंट है, क्या अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन साफ साफ बताता है कि आप कौन हैं, चैनल किस बारे में है, ऑडियंस कौन है। और सबसे जरूरी, क्या कॉन्टैक्ट के लिए एक बिजनेस ईमेल एड्रेस दिया हुआ है? हाँ, बिजनेस ईमेल, ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, इसकी तुलना एक डिजिटल दुकान से की गई है कि भाई चैनल ऐसा दिखना चाहिए जैसे आप बिजनेस के लिए सीरियस हैं, तैयार हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करता है। ब्रांड्स किसी हॉबीइस्ट के साथ नहीं, वो सीरियस लोगों, प्रोफेशनल्स के साथ काम करना चाहते हैं। एक वेल मैनेज्ड साफ सुथरा चैनल ना पहले नजर में ही आपकी क्रेडिबिलिटी और सीरियसनेस दिखाता है। और छोटे चैनल्स के लिए तो ये और भी जरूरी है, जहां फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। बिल्कुल ठीक कहा। प्रोफेशनल दिखने के बाद आता है तैयारी का अगला स्टेप। स्टेप 3, अपना मीडिया किट बनाना। इसे आप डिजिटल रिज्यूमे समझ सकते हैं। मीडिया किट? ओके, ये क्या होता है? स्क्रिप्ट इसे चैनल का एक छोटा 1 पेज का रिज्यूमे बताती है। इसमें क्या क्या होना चाहिए? आपके ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, मतलब उम्र, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट वगैरह। आपके वीडियोस पर एवरेज व्यूज कितने आते हैं? आपकी ऑडियंस कितनी एंगेज्ड है, मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, एंगेजमेंट रेट जिसे कहते हैं। राइट, एंगेजमेंट रेट। और अगर पहले किसी ब्रांड के साथ काम किया है तो उसके एग्जाम्पल्स,
केस स्टडीज टाइप। अच्छा। इसमें एक अच्छी टिप भी दी है कि इसके लिए कोई महंगा डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं है। कैनवा जैसे फ्री ऑनलाइन टूल्स हैं जहां प्रोफेशनल दिखने वाले टेम्पलेट्स आराम से मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मीडिया कितना ब्रांड्स का टाइम बचाता है। उन्हें एक ही जगह पर आपके चैनल की सारी जरूरी इन्फो मिल जाती है। हाँ, एक स्नैपशॉट मिल जाता है। हाँ, आपके दर्शक कौन हैं, आपकी रीच कितनी है, आपका इम्पैक्ट कैसा है, ये दिखाता है कि आपने अपना होमवर्क किया है, आप रेडी हैं, और इससे ब्रांड्स के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सही, ये तैयारी का प्रूफ है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये अपनी काबिलियत का सबूत देना है। चलिए, अब तैयारी हो गई, प्रोफेशनल इमेज बन गई, मीडिया किट रेडी है। अब है एक्शन का टाइम। स्टेप 4, प्रो की तरह रिसर्च करें और पिच करें। ओके, पिचिंग वाला पार्ट। स्क्रिप्ट कहती है कि सिर्फ इंतजार मत करो कि ब्रांड्स आपके पास आएंगे, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मतलब खुद जाना पड़ेगा। हाँ, उन ब्रांड्स की लिस्ट बनाओ जिनके प्रोडक्ट्स आपको वाकई पसंद है, जिन्हें आप शायद इस्तेमाल भी करते हो, और जो आपके चैनल के नीश और आपकी ऑडियंस से मैच करते हो। रेलेवेंस जरूरी है। बहुत जरूरी। फिर उनकी वेबसाइट पर जाओ, मार्केटिंग, पार्टनरशिप या प्रेस कॉन्टैक्ट का ईमेल ढूंढो। ओके। और पिच ईमेल लिखते वक्त ध्यान रखो, छोटा हो, टू द पॉइंट हो और पर्सनल हो। अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ कि आपको उनका ब्रांड क्यों पसंद है, और ये क्लियर करो कि आपके चैनल के साथ पार्टनरशिप उनके लिए क्यों फायदेमंद होगी। और हाँ, अपना मीडिया किट अटैच करना मत भूलना। ये पर्सनलाइजेशन वाली बात बहुत जरूरी है। एक जेनेरिक कॉपी पेस्ट वाला ईमेल ना, वो सीधा ट्रैश में जाता है। हाँ, पता चल जाता है। बिल्कुल, लेकिन जब आप दिखाते हो कि आपने ब्रांड पर रिसर्च की है, आप उनके वैल्यूज समझते हो और आपके पास उनके साथ काम करने का एक सॉलिड रीजन है, तो आपकी पिच अलग दिखती है, रिस्पॉन्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। सही, ये दिखाता है कि आप सिर्फ डील नहीं, एक रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड हैं। एग्जैक्टली। मान लीजिए पिच काम कर गई, ब्रांड ने इंटरेस्ट दिखाया, अब आता है नेगोशिएशन का दौर। स्टेप 5, नेगोशिएशन की कला में महारत हासिल करना। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, स्क्रिप्ट सलाह देती है कि ब्रांड का पहला ऑफर आंख बंद करके एक्सेप्ट मत करो। अपने चैनल की वैल्यू समझो, आपकी ऑडियंस, आपका इम्पैक्ट, आपकी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। कॉन्फिडेंस जरूरी है। हाँ, और एक बहुत अच्छी टिप दी गई है, कोशिश करो कि पहले ब्रांड से ही उनका अंदाजन बजट पूछ लो। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो कितना खर्च करने को तैयार हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। इससे नेगोशिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। बिल्कुल, और नेगोशिएशन सिर्फ पैसों पर नहीं होनी चाहिए। डिलीवरेबल्स क्या होंगे, मतलब कितने वीडियो, पोस्ट, स्टोरीज, टाइमलाइन क्या होगी, हाँ, कंटेंट कब तक देना है, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, इन सब पर क्लैरिटी जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि डील आपके लिए या आपकी ऑडियंस के लिए सही नहीं है, तो पोलाइटली मना करने या पीछे हटने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं है, ये असल में पार्टनरशिप की शर्तें तय करने का प्रोसेस है। सही कहा। अपनी वैल्यू समझना और उसे प्रोफेशनल तरीके से सामने रखना एक हेल्दी और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन की नींव रखता है। ये दिखाता है कि आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं। बहुत बढ़िया। डील फाइनल हो गई, शर्तें तय हो गई, अब असली काम शुरू होता है। स्टेप 6, उम्मीदों से बढ़कर डिलीवर करना, ओवर डिलीवर करना। हाँ, काम तो अब शुरू हुआ है। स्क्रिप्ट इस बात पे जोर देती है कि सिर्फ प्रॉमिस पूरा करना काफी नहीं है, उससे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। कुछ वैसा ही। कंटेंट टाइम पर दो, या हो सके तो पहले दे दो। क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हो। ब्रांड को जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस के आंकड़े, मतलब एनालिटिक्स, प्रोवाइड करो। हाँ, रिपोर्टिंग। हाँ, और पूरे प्रोजेक्ट के दौरान प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेशन बनाए रखो। ओके। कहा गया है कि एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन अक्सर फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलता है। हो सकता है वही ब्रांड दोबारा काम करना चाहे। हाँ, या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन जाए। एग्जैक्टली। एक अच्छी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। बिल्कुल। रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। ब्रांड्स उन क्रिएटर्स के साथ बार बार काम करना पसंद करते हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये बंदा या बंदी जो बोलेगी वो टाइम पर और अच्छे से करके देगा। देखिए, ये सिर्फ एक डील पूरी करना नहीं है, ये फ्यूचर के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना है। हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अगली सक्सेस की सीढ़ी बन सकता है। बिल्कुल। और अब आते हैं इस गाइड के आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर। स्क्रिप्ट इसे कहती है #1 सीक्रेट स्टेप। स्टेप 7, ऑथेंटिक बने रहना, प्रामाणिक रहना। ऑथेंटिसिटी, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, और यहाँ बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस पूरी गाइड का निचोड़ शायद इसी एक शब्द में है,
ऑथेंटिसिटी। स्क्रिप्ट कहती है कि ब्रांड्स उन क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिन पर उनकी ऑडियंस सच में भरोसा करती है। ट्रस्ट फैक्टर। हाँ, अगर आप सिर्फ पैसों के लिए किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देते हैं तो ऑडियंस समझ जाती है। हाँ, वो पता चल जाता है कि ये सिर्फ एड है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को चुनते हैं जिन्हें आप सच में पसंद करते हैं, यूज करते हैं और जिनकी स्टोरी आपके चैनल और आपकी पर्सनालिटी से मैच करती है, तो आपका प्रमोशन जबरदस्ती का नहीं लगता, नेचुरल लगता है। हाँ, ऑडियंस आपकी सिफारिश पर भरोसा करती है और यही भरोसा ब्रांड्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। प्रामाणिकता ही ट्रस्ट की बुनियाद है और ट्रस्ट ही इम्पैक्ट की चाबी है। सही। ऑडियंस विज्ञापनों और सच्ची सलाह के बीच का फर्क आसानी से पहचान लेती है। जब कोई क्रिएटर अपनी ऑडियंस के प्रति ईमानदार रहता है और सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रमोट करता है जिन पर उसे खुद यकीन है, तो उसका मैसेज कहीं ज्यादा असरदार होता है। ब्रांड्स भी यही चाहते हैं, सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि रियल इम्पैक्ट। आखिर में ब्रांड आपकी ऑडियंस के साथ आपके ट्रस्ट वाले रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वाह। तो इस 7 स्टेप गाइड की इस पूरी चर्चा से हमने देखा कि भाई YouTube पर ब्रांड डील्स पाना सिर्फ सब्सक्राइबर काउंट का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही नीश चुनना, प्रोफेशनल दिखना, मीडिया किट से तैयारी दिखाना, सोच समझकर पिच करना, कॉन्फिडेंस से नेगोशिएट करना, उम्मीद से बेहतर काम करना और सबसे जरूरी अपनी ऑडियंस के प्रति ईमानदार और ऑथेंटिक रहना, ये सब मिलकर ही सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट डज इट ऑल मीन? निचोड़ ये है कि सही स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनलिज्म और ऑथेंटिसिटी के मिक्स से छोटे YouTube चैनल्स भी बड़े और मीनिंगफुल ब्रांड पार्टनरशिप्स बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये अपनी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट को और गहरा करने का और उन्हें वाकई वैल्यूएबल चीजें सजेस्ट करने का भी एक तरीका है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ना क्वालिटी और असली कनेक्शन के बढ़ते महत्व को दिखाता है। मतलब इस शोर शराबे में गहराई की मांग बढ़ रही है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या? कि जहां ये गाइड ऑथेंटिसिटी पर इतना जोर दे रही है, वहीं हम AI जनरेटेड कंटेंट और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना भी देख रहे हैं। हाँ, वो भी एक ट्रेंड है। तो ऐसे में फ्यूचर में असली ह्यूमन कनेक्शन और रियल ट्रस्ट का क्या रोल होगा? क्या इसकी जरूरत और बढ़ जाएगी या टेक्नोलॉजी कोई नए रास्ते निकाल लेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या ऑथेंटिसिटी को रेप्लिकेट किया जा सकेगा या इंसान का टच हमेशा जरूरी रहेगा? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन आगे भी सोचा जा सकता है।